नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे योगी के बजट में सबका ख्याल। उत्तर प्रदेश की सियासत और विकास की दिशा तय करने वाला साल 2026 का बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9.12 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। ये न केवल योगी सरकार का 10वां बजट है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट भी है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पिछले बजट यानी 2025-26 की तुलना में न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसकी प्राथमिकताएं भी आगामी चुनाव और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को देखते हुए बदली गई है। आपको बता दें कि पहले मुफ्त गैस सिलेंडर और बेसिक पेंशन पर जोर था, लेकिन इस बार कन्या सुमंगला योजना की राशि में बड़ी वृद्धि कर इसे 1 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि उन्हें उद्यमी बनाया जा सके। यूपी के अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में योगी सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव चला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9.12696 लाख करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। पिछला बजट बुनियादी ढांचे को खड़ा करने वाला बजट था, जबकि यह बजट कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे जनता की जेब तक पहुंचने वाला बजट है। तो यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश का जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, पिछले बजट की तुलना में 12% ये बजट अधिक है और ये बजट चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट बताया जा रहा है। इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। क्या कुछ इस दौरान इस बजट में लोक कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है? क्या जानकारी देंगे?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से पिछली बार की तुलना में इस बार जो है करीब 12% बजट जो है बढ़ा करके जो है सरकार लेकर के आई है, जिसमें देखा जा सकता है 9.12 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट, ये 10वां बजट जो है आज सरकार के द्वारा जो है पेश किया गया। अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है इस बजट में जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के, डॉलर इकोनॉमी को लेकर के जो है इस बजट की रूपरेखा जो है तैयार की गई। जिस प्रकार से देखा जाए इसमें महिला के कल्याण से लेकर के जो है चाहे स्कूलों की बात हो, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में जो है बेसिक शिक्षा हो या मध्य, सभी के लिए जो है सबसे बड़ा बजट देखने को मिला है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जो जिस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं या 14 मेडिकल कॉलेज हैं अपने यूपी में, जो बड़े मेडिकल कॉलेज है, उन वहां से जो एक मैसेज मिला है, जिस प्रकार से जो है हजारों करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, तो आम जनता को ये फायदे पहुंचाने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से अगर देख सकते हैं कि बेरोजगारी को जल्द से जल्द जो है उसमें कामयाबी, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके, इसके लिए जो है जितने AMU साइन हुए हैं उनको जो है धरातल पे लाना, जिससे कि 10 लाख नौकरियों का जो एक विजन है वो जल्द से जल्द जो है सरकार के द्वारा पूरा किया जा सके। लेकिन एक पहलू और भी इसमें देखना चाहिए, जिस प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पिछला बजट आया था उसमें सिर्फ सरकार जो है 60 से 65%, किसी विभाग में 55%, किसी विभाग में 70%, तो पूर्ण जो अब तक का जो है पिछला बजट है पूरा खर्च नहीं कर पाए अपनी योजनाओं में हो आगे बढ़ोतरी को, उस बचे हुए बजट को इसमें इंक्लूड करके जो है इस बड़े बजट के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से विपक्षी दलों का ये आरोप जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के द्वारा या जो अर्थशास्त्र है या जो भी उनकी जानकारी है कि इस बजट से जो है उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ हो रहा है वो लगातार और भी ग्रोथ बढ़ेगा, सरकार ने सभी पहलुओं को देखा है। ये मानना जरूरी है कि विधानसभा 2027 के चुनाव है, तो इसको लेकर के जो है जिस प्रकार से महिलाओं पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, बाकी जिस प्रकार से जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को और तेजी से लाने और बाकी जितने फ्लाईओवर की और भी तरीके की योजना जो है सरकार के द्वारा बताई जरूर गई है। और अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर प्रतिवार देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो अब तक जो बजट है, बजट इस बार का सबसे बड़ा बजट जरूर है, 10वां बजट है, जो एक सबसे ऐतिहासिक बजट है ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन ऐतिहासिक बजट को जो है विपक्षी दल इसको दूसरी रूपरेखा के अंतर्गत जो है बता रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पिछला पैसा बच गया था उस पैसे को जो है इस बजट पे इंक्लूड करके दिया गया। अगर उस पैसे को हटा दिया जाए जो सरकार या विभाग जो है प्रशासन जो खर्च नहीं कर पाया, तो ये बजट सिर्फ 6 लाख करोड़ का ही रह जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार अपना दावा अलग कर रही है, विपक्षी दल लगातार अपना सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इस बजट से जो है आम जनता को क्या क्या फायदे मिलते हैं। जी निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी साल से पहले का ये आम बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, पिछले बजट की तुलना में 12% ये आकार में बड़ा बजट, विकास का 10 की प्रहार योगी सरकार के द्वारा किया गया है। पिछले साल के मुकाबले बजट के आकार में भारी बढ़ोतरी की गई है और ये बजट कहीं ना कहीं लोक कल्याण का बजट बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे ट्रेड डील पर आक्रामक तेवर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि देश को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि भारत के फैसले अमेरिका कैसे ले रहा है। राहुल ने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। यूएसए हमारे पास आएगा और कहेगा आप खरीद नहीं सकते, फला से तेल खरीदिए। क्या हमारे फैसले अब अमेरिका लेगा? हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? लोकसभा में बेहद गर्मागर्म बहस के बीच राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अमेरिका को यह सब कैसे करने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप खुद कहते हैं कि एनर्जी और फाइनेंस वेपनाइजेशन है और आपने अमेरिकियों को हमारे फाइनेंस और हमारी एनर्जी को हमारे खिलाफ हथियार बनाने की इजाजत दे दी। इसका क्या मतलब है जब अमेरिका कहता है कि आप इसे नहीं खरीद सकते, किसी खास देश से तेल नहीं खरीद सकते?
तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी वेपनाइज्ड है। इसका क्या मतलब है कि जब वो कहते हैं कि आपके टैरिफ कम हो जाएंगे, हमारे टैरिफ कम हो जाएंगे और आपके बढ़ जाएंगे। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस, तो इस खबर पर अहम अपडेट के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ, अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से संसद में राहुल गांधी के तीखे तेवर, आक्रामक तेवर देखने को मिले और साफ तौर पर भारत और अमेरिकी डील पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किए कि आखिर अमेरिका कैसे तय कर सकता है हमारी विदेश नीति, हम किससे सामान खरीदेंगे, किसको बेचेंगे। साफ तौर पर मुखर नजर आए राहुल गांधी, क्या कुछ इस पर आप जानकारी देंगे? देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज बजट की चर्चा पर जवाब देने के लिए खड़े होना था और राहुल गांधी आज बजट पर बोलने के लिए लोकसभा में सदन में खड़े हुए और चर्चा के लिए शुरुआत की, तो राहुल गांधी के तरफ से सीधे बजट सत्र के बहाने, बजट पर चर्चा के बहाने और बजट पर बोलने के दौरान अमेरिकी डील जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है उस पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सीधी सी बात है, क्या भारत सरकार के फैसले यानी हमारे फैसले क्या अमेरिका लेगा? भारत सरकार फैसले नहीं लेगी। अमेरिका कैसे तय करेगा कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या फिर किस देश से खरीदेगा? अगर नहीं खरीदेगा तो अमेरिका क्या कार्रवाई करेगी? इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जो एप्स्टीन फाइल्स आ रही हैं उनमें किस किस का नाम है, क्या उन नामों के डर से भारत सरकार अमेरिका के साथ समझौता कर रही है? इसके अलावा कहा गया कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें आम नागरिकों के मद्देनजर ऐसे कोई प्रावधान या कोई ऐलान या फिर किसी योजना और परियोजना का जिक्र नहीं किया गया जिससे आम जनता को सीधे फायदा मिलता हो। सिर्फ उद्योगपतियों के मद्देनजर इस बजट को तैयार किया गया। आम आदमी से कोई इसमें सरोकार नहीं है। राहुल गांधी के अगर पूरे भाषण को देखा जाए कि वो बजट पर बोलने के दौरान तीखे और तल्ख अंदाज में दिखे, निशाना सीधे मोदी सरकार पर था। बजट के बहाने, अमेरिका के साथ पूरे डील के बहाने, आतंकवाद के हमला हो चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के तरफ से राहुल गांधी से रोककर ये भी कहा गया कि जो चीजें आप बोल रहे हैं क्या आप उनके प्रमाण देंगे? आपको सदन को प्रमाण देना चाहिए था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तरफ से इसमें इंटरफेयर करते हुए संसदीय कार्य मंत्री को बैठाया गया और राहुल कहा गया कि अभी प्रमाण हमारे तरफ से नहीं मांगेगी। राहुल गांधी को अभी प्रमाण नहीं देना है, वो बाद को ले लेंगे, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से अखिलेश जी, राहुल गांधी साफ तौर पर मुखर नजर आए और अब उनके जो सवाल थे कहीं ना कहीं
वो तीखे थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर ट्रंप कैसे तय कर सकते हैं कि हम किससे सामान खरीदेंगे, किसको बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम बात करेंगे मृत शख्स को ई रिक्शा ट्रेनिंग। बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ने ऐसे व्यक्ति को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने का दावा किया है जिसकी मौत महीनों पहले हो चुकी थी। इतना ही नहीं, मृतक के नाम बाकायदा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र में स्थित राजा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ने 10 अगस्त 2025 को शेखुपुर रौरा निवासी सुखबीर के नाम ई रिक्शा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट में लिखा गया कि सुखबीर ने 1 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रशिक्षण लिया और उसकी ड्राइविंग क्षमता व शारीरिक फिटनेस को पूरी तरह से संतोषजनक पाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि सुखबीर की 1 मार्च 2025 को सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। 21 अप्रैल 2025 को जिला अस्पताल ने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। सवाल यह है कि जो व्यक्ति जीवित ही नहीं था उसे ट्रेनिंग किसने दी और सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरटीओ मेरठ के काउंटर साइन आखिर किस आधार पर किए गए। आरटीओ बुलंदशहर ने इस मामले में स्कूल प्रबंधक को नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जवाब मिलने के बाद आगे की कड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी। यह घटना परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली और सरकारी व्यवस्था में चल रही लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। अब देखना होगा कि इस फर्जीवाड़े पर क्या कार्रवाई होती है। अभी मीडिया के माध्यम से इस मामला संज्ञान में आया है, तो जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ये मामला है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। अब जांच होने के उपरांत ही उसकी सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जारी किया गया, जारी हुआ भी नहीं हुआ, वो सारे सूचना आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का हो। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रोजी रोटी का सवाल भारी बवाल। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोजी रोटी का सवाल भारी बवाल। डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ स्थित यूरेका फोर्स लिमिटेड कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मनमाने तरीके से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि कई कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया है, जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। मजबूर होकर कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया। इसी क्रम में कर्मचारियों ने डोईवाला तहसील पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान मजदूर नेता संदीप नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं माजरी ग्रांट के प्रधान प्रतिनिधि मंगल सिंह, अनूप सोलंकी और विनीत मनवाल सहित अन्य कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने शासन प्रशासन से हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पहले तो बड़ा ही हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी प्रबंधन के लिए आपका सहायक श्रमायुक्त से लेकर उप श्रमायुक्त से लेकर उप जिलाधिकारी महोदय से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक शिकायतें की जा चुकी हैं, जिन शिकायतों में पुष्टि भी हुई है कि हाँ श्रमिकों के साथ गलत हुआ है। जो 10-10, 15-15 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे और स्किल्ड कार्य कर रहे थे, उनको अकुशल का वेतन वहाँ पर दिया जा रहा था। उनके साथ इनका बर्ताव बहुत गलत होता है। अब आप ये समझ सकते हैं, पहले तो मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारी इन श्रमिकों की लड़ाई में हमारी प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी जी के पति श्री मंगल सिंह जी आज उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच पहुँचे हैं और उनको समर्थन दिया है अपने कर्मचारियों को कि लाल तप्पड़ जो क्षेत्र है वो आपकी ग्राम सभा में आता है, तो आपने हमारे श्रमिकों को समर्थन दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा दूँ कि मेरी धर्मपत्नी निशा देवी गांव की प्रधान है और वो किसी वजह से आज इस धरना प्रदर्शन में जो ये ज्ञापन देने हम तहसील प्रशासन में आए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाई है, तो उसके प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि काफ़ी टाइम से जो यूरोका फोरवेस कंपनी की शिकायतें हमारे पास भी काफ़ी शिकायतें आ रही है और हमने भी तहसील प्रशासन में और जो लेबर कोर्ट है उसमें भी काफ़ी शिकायतें की हैं। मैं लाल तप्पड़ यूरोका फोरवेस कंपनी में संविदाकार श्रमिक के रूप में कार्य करता था।
मुझे 15 से 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी में। तो क्या हुआ कि हमें नॉन स्किल्ड का काम कराया जाता था, मतलब नहीं स्किल्ड का काम कराया जाता था और नॉन स्किल्ड का पैसा दिया जाता था। जब हमने इसकी शिकायत श्रम विभाग से की तो श्रम विभाग ने क्या किया कि उन्होंने रिपोर्ट में तथ्य में सही पाया गया। और हमारी जो मांगे हैं उसमें इन्होंने, जैसे हम पहले यानी कुशल कर्मचारी का काम करवाते थे हमारे से और अकुशल का ही वेतन दिया जाता था हमें। और जब हमने शिकायत श्रम विभाग में की तो श्रम विभाग में ये तथ्य सही पाए गए, तो उन्होंने इस एविडेंस के बेस पे ठेकेदारों के कार्रवाई की कंपनी पे और ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। और अब हम बात करेंगे द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च। महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। आपको बता दें, ट्रेलर सिविल लाइंस के एक होटल में लॉन्च किया गया है। ये मौके पर फिल्म की हीरोइन मोनालिसा, अभिनेता अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी और डायरेक्टर मनोज मिश्रा मौजूद रहे। फिल्म में लव स्टोरी और एक बेटी के संघर्षों को दिखाया गया। फिल्म अप्रैल के पहले सप्ताह में रिलीज होगी। इसकी 20% शूटिंग मणिपुर में तथा 5% शूटिंग नेपाल में तथा बाकी शूटिंग उत्तराखंड में की गई है। ट्रेलर की शुरुआत मोनालिसा से ही होती है और उनकी कजरी आंखों की झलक से लेकर डांस सब कुछ देखने लायक रहा। ट्रेलर में मणिपुर की अकेली लड़की मोनालिसा से इस ट्रेलर की शुरुआत होती है। इस फिल्म में मणिपुर के दो समुदाय कुकी और मैतेई के बीच विवाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दे से मणिपुर में जो आग लगी उससे राजनीति भी गरमाने लगी। इसी जंग में लव स्टोरी शुरू होती है, फिर इंसानियत की जगह मोनालिसा भी कूद पड़ती है। पहले इस फिल्म का ट्रेलर माघ मेले के देवराहा बाबा के शिविर में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन प्रशासन की परमिशन न होने के कारण इसे सिविल लाइंस के आनंद कॉन्टिनेंटल होटल में आयोजित किया गया। प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी भी 15 फरवरी का महाशिवरात्रि का स्नान होना शेष है। इसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि प्रशासन योगी जी की छवि को बदनाम कर रहा है। मैं कोई आतंकवादी हूं क्या जो मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। और अब बात करेंगे ताज महोत्सव की तैयारी, प्रशासन मुस्तैद। खबर आगरा से है, जहां 18 फरवरी से शुरू हो रहे ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार शिल्पग्राम के बजाय फतेहाबाद रोड स्थित मैदान में ताज महोत्सव आयोजित होगा। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 10 दिन चलने वाले ताज महोत्सव की शुरुआत 18 फरवरी से होगी और समापन 28 फरवरी को होगा। दावा किया कि आयोजित होने जा रहा ताज महोत्सव बेमिसाल साबित होगा, जिसमें सूफी और बॉलीवुड नाइट के साथ कॉमेडी नाइट का अद्भुत समावेश होगा। कई बॉलीवुड सिंगर महोत्सव में शामिल होकर इसे यादगार बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल ताज महोत्सव होता है फरवरी 18 से लेकर फरवरी 27 तक। तो ये तो आज पहली बार की जो वेन्यू शिफ्ट हुआ है। आज के टाइम पे ये जो आज का साल का ताज महोत्सव होगा वो होगा टाटा ग्राउंड, फतेहाबाद रोड पे टाटा ग्राउंड पे। ये ग्राउंड भी बड़ा है, लगभग 20 एकड़ में ग्राउंड है। तो इसी में आज भव्य तरीके से इस बार स्टॉल्स को इंक्रीज करते हुए लगाए जा रहे हैं। सभी से मैं जनपदवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस बार जो ताज महोत्सव थोड़ा यूनिक होगा। फ्लावर शो भी एक ही जगह पे होगा। तो 18 से 28 तक चलेगा ताज महोत्सव और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बॉलीवुड और कॉमेडी का होगा इसमें समावेश। डीएम ने जानकारी दी है। महोत्सव को यादगार बनाने आएंगे बॉलीवुड सिंगर। शिल्पग्राम के बजाय इस बार फतेहाबाद रोड मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो 10 दिवसीय ये कार्यक्रम, जिसकी तैयारियां लगातार जारी हैं, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जोर शोर से तैयारी चल रही है। बॉलीवुड और कॉमेडी का इसमें समावेश देखने को मिलेगा। महोत्सव को यादगार बनाएंगे बॉलीवुड सिंगर। डीएम ने जानकारी दी है। शिल्पग्राम के बजाय इस बार फतेहाबाद रोड मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो 10 दिवसीय ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बॉलीवुड और कॉमेडी का इसमें समावेश देखने को मिलेगा। महोत्सव को यादगार बनाने के लिए बॉलीवुड सिंगर भी इसमें शिरकत करेंगे। शिल्पग्राम के बजाय फतेहाबाद रोड मैदान में होगा ये कार्यक्रम। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।